नमस्कार दोस्तों, LAC के एक और नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शर्मिष्ठा के साथ पश्चिम बंगाल के अंदर जो कुछ हो रहा है, कोलकाता पुलिस जो कुछ कर रही है और ममता बनर्जी जो कुछ करने का सोच रही है, इससे ये चीज़ साफ साफ जाहिर होती है कि पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी का राज नहीं चल रहा है, तृणमूल कांग्रेस का राज नहीं चल रहा है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी का राज नहीं चल रहा है, वहाँ पर तालिबानियों का राज चल रहा है, जिसके अंदर अगर कोई महिला 22 साल की लड़की अगर खुल के कुछ बोलना चाहेगी तो उसको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा, चाहे वो कहीं पर भी हो, उसको वहाँ से उसको उठाया जाएगा और उसको जेल में डाल दिया जाएगा। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ शर्मिष्ठा की, और शर्मिष्ठा के ऊपर दोस्तों भारत के अंदर अब खतरनाक चीज़ें होने को लग रही है। 28 मई को दोस्तों शर्मिष्ठा पलोनी को उनके घर से उठा लिया गया था, गुरुग्राम का उनका घर था, कोलकाता पुलिस उनको उठा लेती है। और दोस्तों शर्मिष्ठा ने आखिर क्या पूछा था, शर्मिष्ठा ने आखिर क्या बोला था दोस्तों? शर्मिष्ठा ने सिर्फ और सिर्फ भारत के मुसलमानों से सवाल किया था कि आप आखिर एक क्यों नहीं है? जब भी हिंदुओं पर हमला होता है तब आप हिंदुओं के साथ आकर खड़े क्यों नहीं होते हैं? और आखिर ऐसी क्या वजह है कि भारत का मुसलमान भारत के हिंदुओं के साथ आकर खड़ा नहीं होता है जब भी भारत के हिंदुओं के ऊपर हमला होता है? दोस्तों इसका जवाब लेकर मैं आज आया हूं। आज की इस वीडियो में आपको ये जवाब मिलेगा कि क्या भारत का मुसलमान गद्दार है या हिंदुओं का भाई है। दोस्तों ये चीज़ समझने के लिए अपन पहुंचते हैं 1905 के अंदर, जब भारत के अंदर अंग्रेज़ों का राज था। और वहाँ पर दोस्तों होता है कि वेस्ट बंगाल को और ईस्ट बंगाल को अलग कर दिया जाता है, यानी कि बंगाल पार्टीशन हो जाता है। और जहाँ पर अंग्रेज़ क्या करते हैं, वेस्ट बंगाल के अंदर हिंदुओं को रख देते हैं और ईस्ट बंगाल के अंदर 1905 में मुसलमानों को रख देते हैं। दोस्तों जब भी पार्टीशन हुआ था, ये जो पार्टीशन हुआ था, इसके बाद में हिंदुओं ने प्रोटेस्ट किया था, हिंदू बड़े निराश थे। लेकिन दोस्तों खतरनाक बात यह है कि ईस्ट बंगाल के अंदर मौजूद मुसलमान इससे खुश थे। यहाँ से आपको समझ आने लग जाएगा कि आखिर भारत के अंदर जो मुसलमान हैं वो आखिर हिंदुओं के साथ एक होकर क्यों नहीं खड़े होते। बात चाहे आज़ादी के लिए लड़ाई की हो, बात चाहे आज़ादी की हो, बात चाहे पार्टीशन की हो, चाहे बात पहलगाम की हो, भारत का मुसलमान कभी भी भारत के हिंदुओं के साथ एक खड़ा हो ही नहीं सकता। और आज की वीडियो में अपन यही समझेंगे। मैंने आपको बताया 1905 के अंदर किस तरीके से बंटवारा हुआ था बंगाल का, और उसके अंदर मुसलमान खुश थे। लेकिन दोस्तों वेस्ट बंगाल के अंदर मौजूद हिंदुओं ने प्रोटेस्ट किया था, और प्रोटेस्ट करने के बाद में 1911 के अंदर अंग्रेजों को बंगाल का पार्टीशन को रोकना पड़ा था और बंगाल को फिर से मर्ज करना पड़ गया था, जिसके बाद में मुसलमान निराश हो गए थे। और इस बीच दोस्तों 1906 के अंदर मुस्लिम लीग जन्म ले लेती है, जिसके ऊपर नजर पड़ जाती है और अंग्रेजों की। और अंग्रेजों को समझ आ चुका था कि यहाँ पर हिंदू और मुसलमान दो रहते हैं, जिसके अंदर हमको सिर्फ और सिर्फ चिंगारी का काम करना है और पूरी की पूरी आग का काम मुसलमान करेगा। और दोस्तों भारत के अंदर यही होता है, भारत का जो मुसलमान है वो लगातार आग का काम करता है, चाहे वक्त कोई सा भी हो। मैंने कहा कोई सा भी हो, आज़ादी का हो या फिर पहलगाम का हो, भारत का मुसलमान आग का काम करता है। और यहाँ पर मेन सवाल शर्मिष्ठा का भी यही है और मेरा भी आज की वीडियो के अंदर यही है कि भारत का सभी मुसलमान, भारत के सभी मुसलमान आखिर एक क्यों नहीं है। तो दोस्तों आगे अपन और चलते हैं, आगे क्या होता है। 1906 के अंदर ये हो जाता है, मुस्लिम लीग जन्म ले लेती है। मुस्लिम लीग कहती है कि भारत के अंदर जितने भी मुसलमान हैं उनके सिर्फ और सिर्फ हम एक ठेकेदार हैं और हम ही आगे चल के इन चीज़ों को रूल करेंगे, यानी कि मुसलमानों को रूल करेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो उस वक्त आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी, काफ़ी मुस्लिम लीग को समझाती है, लेकिन मुस्लिम लीग नहीं मानती है। लेकिन इस बीच आ जाता है 1909, अंग्रेज़ एक खतरनाक चीज़ लेकर आ जाते हैं। अंग्रेज़ दोस्तों क्या करते हैं, एक इलेक्टोरल चेंज को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर ये होता है कि जो भी प्रिंसली स्टेट्स हैं या फिर सीट्स हैं, प्रोविजनल सीट्स हैं जहां पर मुस्लिम बहुल्य लोग रहते हैं, यानी कि मुस्लिम बहुल्य आबादी है, वहाँ पर मुस्लिम लीग आसानी से वहाँ पर चुनाव लड़ सकती है और वहाँ पर कांग्रेस को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर लेकर साफ सारी चीज़ जाहिर हो चुकी थी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुसलमानों के बीच में, यानी कि मुस्लिम लीग के बीच में एक फूट डालने की कोशिश कर रही थी अंग्रेज सरकार, और इसको तूल दे रही थी मुस्लिम लीग खुद, यानी कि भारत के मुसलमान खुद। दोस्तों इसके बाद क्या होता है, 1916 के अंदर कांग्रेस चाहती है कि मुस्लिम लीग के साथ हम कोलैबोरेशन कर लें और मुस्लिम लीग के साथ मिलकर हम हाथ मिलाकर बैठें और बातचीत कर लें। लेकिन दोस्तों बातचीत के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस एक ही चीज़ चाहती थी कि मुस्लिम लीग आज़ादी के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का साथ दे दे, यानी कि एक होकर हम आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ें। लेकिन दोस्तों इस एकता को पाने के लिए कांग्रेस को मुस्लिम लीग के सामने झुकना पड़ा था, और मुस्लिम लीग की एक ही डिमांड थी। मुस्लिम लीग की क्या डिमांड थी? ये डिमांड थी कि जो इलेक्टोरल चेंज अंग्रेज़ों ने इंट्रोड्यूस करा है इसको एक्सेप्ट कर ले कांग्रेस। और दोस्तों यहाँ पर यही होता है, यानी कि लखनऊ पैक्ट 1916 के अंदर यही होता है, कांग्रेस झुक जाती है मुस्लिम लीग के सामने। और यहाँ सबसे बड़ा ब्लंडर हो जाता है। ब्लंडर ये होता है
कि मुसलमानों को अब वो प्रोविंशियल सीट्स का रिजर्वेशन मिल जाता है जहाँ पर मुस्लिम बहुल्य आबादी रहती है, और फिर मुस्लिम लीग यहाँ पर चुनाव लड़ती है। चुनाव लड़ने के बाद दोस्तों 1930 के अंदर इस चीज़ की डिमांड उठने लग जाती है, यानी कि अभी चुनाव होते नहीं है, लेकिन 1930 के अंदर मुस्लिम लीग अपना ये प्रोपोगंडा रचने लग जाती है और कहती है कि भारत के अंदर जितने भी मुसलमान रहते हैं उनको भारत से अलग कर दिया जाएगा और एक नए देश में बसा दिया जाएगा जिसका नाम होगा पाकिस्तान। अब दोस्तों यहाँ से जो भारत के मुसलमान हैं उनका रुझाव मुस्लिम लीग की ओर बढ़ने लग जाता है, लेकिन दोस्तों मुस्लिम लीग इस चीज़ पर, इस मुद्दे पर ज़्यादा तरीके से फोकस नहीं करती है। जिसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में ये होता है दोस्तों कि 1937 के अंदर जो प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे वहाँ पर मुस्लिम लीग को अपनी ही रिजर्व्ड मुस्लिम सीट्स के ऊपर अच्छा प्रदर्शन नहीं देखने को मिला था, यानी कि अच्छा रिजल्ट वहाँ से मुस्लिम लीग नहीं लेकर आ पाई थी। जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण ये होता है कि मुसलमानों के अंदर होड़ मच जाती है और जितने भी टॉप लीडर्स थे मुस्लिम लीग के वो ये सोचने में लग जाते हैं कि अब अपनों को फोकस करना चाहिए, एक किस चीज़ के बारे में फोकस करना चाहिए, अपनों को फोकस करना चाहिए बंटवारे के बारे में, अपनों को फोकस करना चाहिए ये कहने में कि भारत के मुसलमानों को मुस्लिम लीग जीतने के बाद फट से अलग देश लेकर चल जाएगी जिसका नाम होगा पाकिस्तान, और उसके अंदर एक ही धर्म होगा जिसका धर्म का नाम होगा इस्लाम। अब दोस्तों इस बीच 1930 भी आता है जहाँ पर सेपरेट पाकिस्तान की मांग होने लग जाती है, और 1933 आता है जहां पर चौधरी रहमत अली जो कि पाकिस्तान का नाम देते हैं और कहते हैं कि भारत का जो अलग देश होगा जिसका नाम जिसके अंदर मुसलमान रहेंगे उसका नाम होगा पाकिस्तान। अब दोस्तों यहां से आगे कहानी बढ़ती है और कहानी आगे बढ़ने पर आ जाती है 1940 के अंदर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 1937 के अंदर चुनाव हुए थे, प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे जहां पर मुस्लिम लीग खुद की ही रिजर्व्ड मुस्लिम सीट्स के ऊपर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। तो दोस्तों 1940 के अंदर मोहम्मद अली जिन्ना एक खतरनाक गेम खेलते हैं और गेम चेंजिंग वो गेम साबित हो जाता है। उस गेम का नाम होता है लाहौर रिजोल्यूशन 1940, जिसके अंदर प्रॉपर तरीके से इस चीज़ को रिजोल्यूट कर दिया जाता है, एग्जीक्यूट करने को कहा जाता है और कहा जाता है कि जैसे मुस्लिम लीग जीतेगी भारत के सभी मुसलमान भारत से अलग होकर पाकिस्तान में बच जाएंगे और यहाँ पर पाकिस्तान का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका रिजल्ट देखने को मिलता है दोस्तों 1945 के प्रोविंशियल इलेक्शन चुनाव के अंदर, जहाँ पर मुस्लिम लीग अपनी सारी इस्लामिक यानी कि जितनी भी मुस्लिम रिजर्व्ड सीट्स थी वहाँ पर जीत हासिल कर लेती है। हालांकि जनरल इलेक्शंस के अंदर अगर पूरे ग्राफ को देखेगा कांग्रेस का बड़ा वर्चस्व रहा था, लेकिन जितने भी मुस्लिम रिजर्व्ड सीट्स थी वहाँ पर मुस्लिम लीग जीत जाती है। और इससे ये देखने को मिलता है कि जब जब मुसलमानों के बंटवारे की बात करिए, जब जब भारत के अंदर मुसलमानों के फ़ायदे की बात हुई है और भारत से पहले मुसलमानों के फ़ायदे की बात हुई है, भारत की आज़ादी से पहले मुसलमानों के फ़ायदे की और मुसलमान के देश की फ़ायदे की बात हुई है, यानी कि मुसलमानों की प्रॉपर तरीके से बात हुई है, वहाँ मुसलमान एक हो गए। लेकिन जब आज़ादी की बात होनी थी मुसलमान एक नहीं हुए थे। इसके बाद में दोस्तों क्या हुआ था, इसके बाद दोस्तों आगे जाके बंटवारे की बात आती है और 1946 के अंदर यानी कि 16 अगस्त 1946 के अंदर जो बंटवारा यानी कि पावर शेयरिंग की बात आती है तब मुस्लिम लीग और इंटरनेशनल कांग्रेस कई चीज़ों पर अड़ जाती है। जिसके बाद में 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग एक बड़ा कम्युनल राइट को फेस करती है और उसके बाद वो कहती थी यानी कि एक तरीके से कम्युनल राइट को लॉन्च कर देती है। उस दिन दोस्तों पूरे भारत के अंदर खतरनाक तरीके से दंगे होते हैं, हिंदू और मुसलमान सब तरीके से लड़ते हैं। आपको शुरुआत से लेकर अब तक यही बताया होगा कि भारत के बंटवारे का कारण अंग्रेज थे, लेकिन दोस्तों भारत के बंटवारे का कारण अंग्रेज नहीं थे। आज की वीडियो में आपको यही जवाब मिला है कि भारत के बंटवारे का कारण भारत के मुसलमान थे। तो आखिर इन मुसलमानों से किस तरीके से अपेक्षा की जा सकती है कि आप पहलगाम के मुद्दे पर हमारे साथ खड़े रहें, जब वो मुसलमान खुद बंटवारे के वक्त भारत के साथ नहीं खड़े थे, जब वो मुसलमान खुद आज़ादी के दौरान भारत के साथ नहीं खड़े थे, तब आखिर इन मुसलमानों से किस तरीके से अपेक्षा की जा सकती है कि आप पहलगाम के मुद्दों पर आप हमारे साथ खड़े रहें। शर्मिष्ठा ने दोस्तों यही सवाल किया था। शर्मिष्ठा ने भारत के अंदर मौजूद जितने भी बॉलीवुड के टॉप खान्स हैं इनसे यही दरख्वास्त की थी कि आखिर आपने इस तरीके से क्यों नहीं कहा, आखिर आपने ऑपरेशन सिंदूर को प्रेज क्यों नहीं करा, आखिर आपने पहलगाम अटैक को क्रिटिसाइज क्यों नहीं करा। शर्मिष्ठा ने यही कहा था, लेकिन क्या जवाब मिला उनको। शर्मिष्ठा के ऊपर लगातार खूब सारे केसेस हो गए, शर्मिष्ठा को जेल में डाल दिया गया और शर्मिष्ठा को अब 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भी भेज दिया गया है। इन सब चीज़ों से यही देखने को मिलता है कि भारत का मुसलमान अब तक तो एक था नहीं और ना ही शायद आगे उससे अपेक्षा की जा सकती है कि वो एक हो सकता है। यानी कि शर्मिष्ठा की बात को मुसलमानों को, जो मुसलमान इस चीज़ को प्रेस कर रहे थे, यानी कि मैं कह रहा हूँ कि भारत के अंदर सभी मुसलमान ऐसे नहीं है, भारत के अंदर कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो इन चीज़ों को प्रेस नहीं कर रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर को प्रेस नहीं कर रहे थे, लेकिन जो प्रेस कर रहे थे आखिर उन्होंने भी शर्मिष्ठा को सपोर्ट नहीं किया। दोस्तों मुद्दे की बात तो यहाँ पर एक और खड़ी हो जाती है। दोस्तों इसके बाद अपन चलते हैं अपनी दूसरी खबर पर, जहां देखने को मिलता है कि यूक्रेन ने रशिया के ऊपर एक बड़े अटैक लॉन्च कर दिए हैं और दोस्तों ये अटैक उन्होंने करे हैं ड्रोन से। अब आप सोचेंगे कि अगर यूक्रेन रशिया के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ड्रोन से अटैक लॉन्च करें और एक बड़े स्केल में लॉन्च करें तब तो ये अटैक रशिया के बॉर्डर रीजन्स के आसपास होने चाहिए थे, लेकिन दोस्तों खतरनाक बात यह है कि रशिया के बॉर्डर रीजन्स के आसपास ही नहीं बल्कि रशिया के अंदर यानी कि सर्बिया तक ये अटैक्स हुए हैं। आपके सामने वो चीज़ आ रही होगी जहाँ पर हमने आपको वीडियोज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से अटैक लॉन्च हुए। अब
अब दोस्तों इससे पहले यूक्रेन ने किया क्या है, आखिर ये अटैक यूक्रेन ने आसानी से लॉन्च कर कैसे दिए और एग्जीक्यूट कैसे कर दिए। तो दोस्तों यूक्रेन की इसके पीछे 1.5 साल की मेहनत है, जहां पर यूक्रेन ने चुपचाप तरीके से एक ऑपरेशन स्पाइडर वेब को लॉन्च किया था, यानी कि मकड़ी के जाल को लॉन्च किया था और कहा था कि हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। इसके तहत यूक्रेन ने किया क्या था दोस्तों, यूक्रेन ने दोस्तों अपनी तरफ से ड्रोन उड़ाए और सेफली रशिया के पास बॉर्डर के अंदर उसको लैंड करा दिए। अब दोस्तों यहाँ पर रशिया के अंदर कुछ गद्दार मौजूद थे, जिस तरीके से गद्दार हमारे भारत में मौजूद है। आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अब तक 15 ऐसे अरेस्ट हो चुके हैं जो कि भारतीय लोगों के अरेस्ट हुए हैं। और ये भारत के लोग क्या कर रहे थे, 15 भारतीय क्या कर रहे थे, 15 भारतीय दोस्तों भारत से गद्दारी कर रहे थे, पाकिस्तान की मदद कर रहे थे। इंडियन आर्मी में कहीं मौजूद थे, कोई CRPF में था, कोई CISF में था, कोई यूट्यूबर था, कोई कांग्रेस का सेक्रेटरी था पूर्व। इन तमाम लोगों ने मिलकर दोस्तों भारत के अंदर क्या करा था, पाकिस्तान के लिए स्पाइंग कर रहे थे, यानी कि भारत के गद्दार थे। इसी तरीके के गद्दार दोस्तों रशिया में भी मौजूद हैं। और इन गद्दारों ने क्या करा दोस्तों, इन गद्दारों ने दोस्तों यूक्रेन से आए हुए इन ड्रोन को सेफली एक ट्रकों में रख दिया और इन ट्रकों को ले जाकर पार्क कर दिया रशिया के मिलिट्री एयर बेसिस के पास में, जहाँ पर दोस्तों रशिया के न्यूक्लियर स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स तैनात थे। और दोस्तों बाद में आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से यूक्रेन के ड्रोन्स ट्रक के अंदर से निकलते हैं और फटाफट जाते हैं उन एयर बेसिस की ओर और उन एयर बेसिस को तबाह कर देते हैं। मेन सवाल दोस्तों यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि अगर भारत के अंदर भी गद्दार इस तरीके से मौजूद हैं, जिस तरीके से 15 गद्दार अभी अरेस्ट हुए हैं, तो क्या पाकिस्तान भी आने वाले समय में इस तरीके के अटैक्स भारत के अंदर लॉन्च कर सकता है? आखिर दोस्तों अपनों को सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि गद्दारों की बात आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो दोस्तों इस वीडियो का अंत यही होता है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।